Again, namaskar everyone, and here we are with our another webinar. So, सबसे पहले हम हमेशा जो बात करते हैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन की, जो पेरेंटिंग वेबिनार हम लोग कर रहे हैं इतने टाइम से, इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग, काफ़ी सारे मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं इन वेबिनार्स को होते हुए। तो ये जो वेबिनार है ये एक पहल है जो सबसे कोर होता है। अगर हम बात करते हैं कि एक अकेला इंसान दुनिया को बदल सकता है या फिर हम सब में वो कैपेसिटी होती है, तो हर बच्चे के अंदर वो कैपेसिटी जनरेट करने का जो कोर है वो पेरेंटिंग होता है। अगर पेरेंटिंग पे हम काम करें, उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं, तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएंगे और जो चेंज की बात हम करते हैं वो चेंज भी हम दुनिया में देख पाएंगे। और इसी विजन के साथ में हमने ये पेरेंटिंग वेबिनार स्टार्ट किए थे। जो यूरो इंटरनेशनल स्कूल है वो जाना जाता है फर्स्ट फ्यूचरिस्टिक स्कूल के नाम से। फ्यूचरिस्टिक जो वर्ड है वो ही अपने आप में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, हमारी जगह पे होंगे, तब उनको क्या-क्या चीज़ों की नीड होगी, कौन-सी स्किल्स उनको ज़रूरत होगी, किस तरीके की चीज़ें उनके पास होनी चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सकें, और ना सिर्फ सर्वाइव बल्कि एक्सेल कर सकें इस दुनिया के अंदर। और इसीलिए यूरो इंटरनेशनल स्कूल उन बच्चों को तैयार करता है फ्यूचर के लिए, उन सारी स्किल्स के साथ में, और उन सारी इक्विप करता है उन बच्चों को कि वो फ्यूचर के लिए रेडी हो सकें। यूरो इंटरनेशनल स्कूल है, उसका मिशन और विजन काफ़ी क्लियर है। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि यूरो इंटरनेशनल स्कूल है वो इस मिशन पे काम करता है कि हम हमारे जो यूरोइट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इस तरीके से नर्चर करें कि हम हर इंडिविजुअल में जो यूनिक पार्ट है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चा अपने आप में अलग है, उनके अंदर कुछ ना कुछ पैशन है, उस पैशन को नर्चर कर सकें। ये हमारा मिशन है और इसी मिशन के ऊपर हम काम करते हैं। विजन कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, हमारी जो दूरदर्शिता है, हमने क्या सोच के क्या देखा है और हम क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, वो हमारा विजन ये है कि हम ऐसे लीडर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, हम हमारे बच्चों को ऐसे लीडर्स बनाना चाहते हैं जो कि कॉन्शियस हैं, मतलब कि उन्हें पता हो कि वो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और जो कैपेबल है, क्रिएटिव हैं और ट्रांसफॉर्मेटिव हैं, जो दुनिया बदलने की हिम्मत रखते हैं, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। ऐसे लीडर्स बनाना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, ताकि ये जो दुनिया है एक बहुत खूबसूरत जगह बन सके रहने के लिए। और ये सब कुछ जो पॉसिबल हुआ है वो हमारे डायरेक्टर मिस्टर शिवराम जी के बदौलत ही हो पाया है, क्योंकि उन्होंने ये विज़न देखा और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम स्टार्ट किया। वो हमेशा बताते हैं कि जब वो बहुत स्टार्टिंग पीरियड में थे तो उन्होंने एक प्ले स्कूल से ही स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया कि स्कूल है छोटे बच्चों को, अब ये छोटी-छोटी चीज़ें सिखाने के लिए स्कूल खोल दिया गया है। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा फ्यूचरिस्टिक अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको लेके चले, और आज उन्होंने एक मिसाल कायम करी है। और जो हमारे डायरेक्टर हैं वो ना सिर्फ यूरो के फाउंडर हैं, बल्कि साथ ही कोड विद्या, जो कि अपने आप में एक इतना अच्छा और क्रिएटिव वेंचर है जो बहुत सारे बच्चों को कोडिंग की एजुकेशन देता है। हर जगह पे ऑलमोस्ट बहुत सारे स्कूल्स में कोड विद्या के कोडिंग करिकुलम लागू है, जहाँ पे कोडिंग करिकुलम के थ्रू बच्चों को कोडिंग सिखाई जाती है स्कूल टाइम से ही। तो ये भी हमारे जो डायरेक्टर हैं वही लेके आए थे कि स्कूल से ही कोडिंग सिखा देनी चाहिए बच्चों को, ताकि फ्यूचर में उनके लिए काफ़ी आसानी हो सके। और इसी पहल के चलते उन्हें राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड से भी नवाजा गया। रिसेंटली उन्हें इस अवार्ड से को प्रेजेंट किया गया उनको, और ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस तरीके की जो इनोवेटिव सोच है उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो I would like to thank Mr. Shivram for being such a futuristic person and creating platform for all the students. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर वेबिनार के बाद में हमारा एक ट्रेडिशन है कि जब भी हम वेबिनार की शुरुआत करते हैं तो मेडिटेशन के थ्रू करते हैं। और अब तक तो आप सभी को शायद ये एक्सपेक्टेड भी होगा कि हाँ, सर के इंट्रोडक्शन के बाद में हम सभी मेडिटेशन करेंगे, और रीज़न भी क्लियर होगा आप लोगों को कि हम मेडिटेशन करते क्यों हैं। बेसिकली मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि खुद को किसी एक सेंटर पे फोकस करवाना या ऐसा नहीं, बट
मेडिटेशन के थ्रू हम कोशिश करते हैं टू बी इन प्रेजेंट, हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकें और हमारा जो भी हम आगे परसीव कर रहे हैं, जो भी हम जिस भी मोमेंट में जो भी देख पा रहे हैं, जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर सकें। और इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट 2 मिनट के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टर्न ऑन योर वीडियोज़, ताकि मैं देख सकूँ कि आप सभी हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं या नहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना वीडियो ऑन करें और उसके बाद अपन मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। आप सभी को जो भी काम कर रहे हैं 2 मिनट के लिए जहाँ भी है रिलैक्स होके बैठ जाएँ और अपनी आँखें बंद करके म्यूज़िक चलेगा, उस म्यूज़िक जब तक चलता है तब तक अपनी आँखें बंद करके कोशिश करें कि खुद को प्रेज़ेंट मोमेंट में ला सकें, जो वर्तमान है उसमें ला सकें आप। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब एक बार अपना वीडियो ऑन करें और आई वुड प्ले द ऑडियो और आप सभी मेडिटेशन स्टार्ट करें हमारे साथ। तो आई होप आप सभी मेडिटेशन कर पाए। इस छोटे से जो कुछ सेकंड से कुछ मिनट का जो टाइम होता है जो हम अपने आप को देते हैं, ये भी बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग, या मैं कहूँ कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसीलिए आप भी जब भी आपको टाइम मिले आप ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर। तो आज हम फिर से अपने नए वेबिनार के साथ में हैं और आज का वेबिनार भी लेने वाले हैं मेरा नाम किरण गुदारा है और हमारे साथ में हिमांशी शर्मा। हम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं यूरो इंटरनेशनल स्कूल में और सर के साथ हम लोग इस पहल के साथ जुड़े हुए हैं और आप सभी लोगों के साथ भी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं एंड आई एम ग्लैड कि आप सब हर बार की तरह इस बार भी हमें ज्वाइन कर पाए। आई होप कि आप सभी को स्क्रीन है वो दिख रही होगी।
So, Namaskar everyone. I hope that all of you are doing well. And without doing a further ado, let's start with today's webinar. और आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन. सो ऑब्वियसली हम हर बार बच्चों की ही बात करते आ रहे हैं. बहुत जल्दी हम एक वेबिनार पेरेंट्स पे भी लेने वाले हैं. बट आज का जो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, इससे हमारा मतलब क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है और ये जरूरी क्यों है बच्चों के लिए? क्या इससे पहले हमने सोचा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू ऑल कि आप में से कितनों को पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है. आप मुझे थम्स अप के थ्रू या फिर हैंड रेज करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको पता है. एंड आई विल बी रियली हैप्पी अगर कुछ पेरेंट्स हैं जो कि वॉलेंटियर करना चाहें कि उन्हें पता हो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है. तो आप मुझे एक थम्स अप के थ्रू या फिर हैंड रेज करके बता सकते हैं कि आपको पता है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है. ओके, अरविंद सर को पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है. प्रीति मैम को पता है. वेरी नाइस. ओके, सो इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों में, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी और मैंने पता किया कि उस आर्टिकल में ये लिखा था कि अगर बच्चा इमोशनली इंटेलिजेंट है तो उसकी सक्सेस की जो रेट है वो इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस जो है वो 80% इंक्रीज कर देती है. लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फोकस करते हैं उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, जो कि सिर्फ 20% रोल प्ले करती है एक बच्चे की सक्सेस में. और हम सबको चाहिए कि हमारा बच्चा है एक सक्सेसफुल पर्सन बने, सक्सेसफुल पर्सन बने, राइट? कोई नहीं चाहता, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उनका बच्चा सक्सेसफुल ना बने. लेकिन जो सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है, क्या वो चीज हम हमारे बच्चे को सिखा रहे हैं? मुझे नहीं लगता हम सिखा रहे हैं अगर हमें उस चीज का मतलब ही नहीं पता है, राइट? इवन चाहे वो पुराने पेरेंट्स हो या फिर अभी न्यू पेरेंट्स हो, उन सबको मैं ये बोलना चाहूंगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, चाहे बच्चा आपकी कोई भी एज ग्रुप में है, बच्चे के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी होता है. तो चलिए हम अब सीखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है. सो थोड़ी सी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं. बहुत टाइम पहले की बात है, एक पर्सन थे डेनियल गोलमैन. ठीक है, उन्होंने सबसे पहले अपनी बुक में इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करी और उनको डिस्क्राइब किया. तो उन्होंने बोला कि ये एक इंसान की एबिलिटी होती है अपनी फीलिंग्स को ठीक तरीके से एक्सप्रेस कर पाना, सही तरीके से उनको समझ पाना, और साथ ही में सिर्फ खुद की ही नहीं दूसरों की फीलिंग्स को भी ठीक तरीके से समझ पाना, उनको एक्सप्रेस जो उन्होंने की है उसको अंडरस्टैंड करना, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, उसके टुवर्ड्स एम्पैथेटिकली रिस्पॉन्ड करना. तो अगर हम इस डेफिनेशन को बेसिकली छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो चार हिस्से निकल के आते हैं. पहला है सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि बच्चा जो है खुद के बारे में अवेयर होगा. बहुत बार होता है ना कि हमें बहुत बुरा लग रहा होता है या फिर मूड ऑफ होता है सुबह से, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि किस वजह से हमारा मूड ऑफ है. या फिर यूजुअली फीमेल्स के साथ में ही ज्यादा देखने को मिलता है कि उनके बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता था कि वो इतनी जल्दी उनको गुस्सा क्यों आ रहा है, इरिटेट क्यों आ रहा है, इरिटेशन क्यों हो रही है. वो इसीलिए कि वो खुद के बारे में अवेयर नहीं है. या फिर अगर मैं फीमेल से पूछूं, इवन काफी सारे पेरेंट्स जब अपने बच्चे का कंसर्न लेके आते हैं और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि मैम क्या आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में या फिर आपको क्या चीजें पसंद है, तो वो रिप्लाई करते हैं कि मैम शादी होने के बाद में पहले तो घर पे ध्यान दिया और फिर बच्चों पे ध्यान दिया, मेरे इंटरेस्ट तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ. यूजुअली दिस हैपेंस. तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ देमसेल्फ. इसे खुद के बारे में अवेयर होना नहीं बोलते. इसे बोलते हैं कि हम खुद के बारे में अवेयर ही नहीं. और इवन जो हम ये चार कंपोनेंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि हमारी डेली लिविंग में या तो उसको हमें सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे खुश रख सकते हैं, या फिर हमें सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे खुश ना रख के हमें डेली कुछ ना कुछ ऐसे कारण हम ढूंढ लेते हैं जिसकी वजह से हमें फील होता है कि नहीं, मेरी जिंदगी में तो कुछ हैपनिंग है ही नहीं, मेरी जिंदगी में कुछ खुशी वाली बात तो है ही नहीं, सारे दिन काम करो ये करो. वो इसीलिए क्योंकि हम खुद के बारे में तो अवेयर है ही नहीं, खुद को पसंद क्या. सेकेंड इज सेल्फ रेगुलेशन.
सेल्फ रेगुलेशन से मतलब ये है कि जब हमें कुछ भी चीज फील होती है, हमारे इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, राइट? जैसे गुस्सा आना, खुशी महसूस होना, दुख महसूस होना, अगर हम बेसिकली डिवाइड करें तो हमारी बॉडी बेसिकली दो इमोशन ज्यादा फील करती है। एक तो जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और दूसरा जब हम उदास होते हैं। तो मोटा मोटा ये दो ही है कि हमने, हाँ, जितने भी इमोशंस हैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब अगर हम खुश होते हैं और अगर हम उदास होते हैं, अगर उसको सही तरीके से हम चैनलाइज कर लेते हैं, चैनलाइज का मतलब कि सही तरीके से उसको रेगुलेट कर लेते हैं हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी हेल्दी होती है। अब बहुत सारे आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि किसी को बहुत अगर अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा है फीमेल को, या फिर उन्हें कहीं पे सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है फीमेल को, तो इंडियन फीमेल्स कर लेती है जनरली। और फिर उनको ये भी नहीं पता होता कि वो छोटे छोटे सेक्रीफाइस करके एक दिन बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, घर में झगड़े होने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, ये किया है, लेकिन मुझे इन रिटर्न कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने कभी उस बारे में बात ही नहीं की कि हमें क्या चीजें एक्सपेक्टेड हैं, क्या चीजें हमें अच्छी लगती हैं, क्या चीजें हमें अच्छी नहीं लगती है। अब वो छोटी छोटी चीजें एक जगह इकट्ठा होके बहुत बड़ा रूप ले लेती है। जैसे कि एक मेरे पास बॉटल है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगा, तो एक टाइम आएगा कि वो बॉटल भर जाएगी और फिर पानी उससे ओवरफ्लो करने लगेगा। सेम हैपेंस ओवर हियर कि हम ठीक तरीके से हमारे इमोशंस को चैनलाइज नहीं करते हैं। और जब मैंने छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा किया है तो वो बॉटल भर गई है ना। दैट मीन्स कि सेम गोज विद माई इमोशन, कि मैंने थोड़े थोड़े इमोशन इकट्ठा करे हैं और बहुत सारे एक जगह इकट्ठा हो गए हैं जो कि मेरी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से फिर फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि यूजुअली ये भी होता होगा ना कि मेरा सर बहुत दुखता है मैम, लेकिन मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो मेंटल प्रॉब्लम है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हमने ध्यान नहीं दिया है, या फिर जिसको हम पहचान नहीं पाए। तो इसे बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन प्रॉपर ना होना, कि जो इमोशंस है मेरी बॉडी में ठीक तरीके से मैं उनको रेगुलेट नहीं कर रही, मैं उनको ठीक तरीके से चला नहीं रही। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल अवेयरनेस। तो सोशल अवेयरनेस में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो कि मुझे सोशली अवेयर करेंगी। दैट मीन्स कि मेरे आसपास सिर्फ मुझे मेरी ही फीलिंग्स का अवेयर नहीं होना है, मेरे आसपास जो मेरे फैमिली मेंबर्स है उनकी फीलिंग्स के बारे में भी मुझे अवेयर रहना है। अवेयर होने का मतलब ये नहीं है कि सारे टाइम मैं उनकी टेंशन लेती रहूंगी, है ना। अवेयर होने का मतलब ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि उनको क्या फील हो रहा है। अगर मुझे पता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। मेरे पास एक ऑप्शन ये बचता है। अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी ठीक तरीके से, या फिर मैं सोशल रिलेशनशिप्स कैसे बनाऊंगी। अब दो तरीके की सोशल रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। एक तो वो जो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, दैट मीन्स डायरेक्ट कांटेक्ट में हम हमारी फैमिली से रहते हैं। दूसरा जो हम इनडायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे कि हस्बैंड के फ्रेंड्स हो गए, या फिर वो मेरे फ्रेंड्स हो गए जिनसे मैं डेली बेसिस पे नहीं मिलती हूँ। लेकिन दोनों ही जगह मुझे अपनी सोशल रिलेशनशिप्स तो मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक सोशल बीइंग हूँ और मैं सोसाइटी में रहती हूँ। तो अगर हम सोशली अवेयर रहते हैं, दूसरों को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, तो ये मुझे मेरा फोर्थ पॉइंट कवर करती है जो कि है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इवेंचुअली दिस हेल्प्स मी इन मैनेजिंग द रिलेशनशिप्स एज वेल। और अगर आप सोचो कि अगर हम देखें कि खुद के बारे में अवेयर है, खुद के इमोशंस के बारे में अवेयर है, उनको रेगुलेट कर पाते हैं, तीसरा मेरी सोशल सेटिंग्स को लेके मैं अवेयर हूँ और मेरी रिलेशनशिप्स को ठीक तरीके से मेंटेन कर रही हूँ, तो फिर ऐसी बहुत ही कम चीजें बच जाती हैं जो कि मेरी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है। ये सारी चीजें मुझे एक सोशली सेटिस्फैक्टरी लाइफ पे लेके लेके जा सकती है। सो चलिए आगे आने वाली स्लाइड्स में हम सीखते हैं कि क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है। Yes, Himanshi ma'am, I would agree with you.
कि जब हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सक्सेस में। जैसा कि आपने बताया कि जो सक्सेस है वो सिर्फ हमारी जो एकेडमिक्स है या उससे डिफाइन नहीं होती, बल्कि ईक्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हम ये बात करें कि कोई बच्चा है या फिर कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसका ईक्यू लो है, दैट मीन्स अगर वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो सकता है। जैसे हम एक आप इमेजिन करें मेरे साथ में एक सीन इमेजिन करें जहाँ पे दो बच्चे हैं। एक बच्चा जिसकी हम बात करें जिसमें ईक्यू लेवल हाई है, और दूसरा बच्चा जिसका ईक्यू लेवल लो है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि उन दोनों बच्चों में क्या डिफरेंस होगा। अगर मैं बात करूं उस बच्चे की जिसमें ईक्यू लेवल्स लो होंगे, दैट मीन्स अगर वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें हमें उस बच्चे में देखने को मिलेगी। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है बिहेवियरल इश्यूज। और जब मेरी डे टू डे प्रैक्टिसेस में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, आई थिंक आप लोगों में से भी बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनकी कई बार ये कंसर्न रहता है कि बच्चा है उसमें बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। बिहेवियरल इश्यूज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अग्रेशन है, इम्पल्सिव नेचर है, बहुत ही टेंट्रम दिखाता है, स्टबर्ननेस दिखाता है बच्चा। तो ये सारे जो बिहेवियरल इश्यूज है, बहुत जल्दी रोने लग जाता है, हर बात पे रोने लग जाता है, बात नहीं सुनता, जिद बहुत करता है। तो ये जितनी भी बिहेवियरल कंसर्न की अगर हम किसी को रिपोर्ट करते हैं, जितने भी पेरेंट्स मेरे से हिमांशु मैम से मिलते हैं, वो ये बात बहुत रिपीटेटिवली बोलते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली ये कंसर्न आता है। तो उसका रीज़न हो सकता है कि बच्चे के जो ईक्यू लेवल्स हैं वो लो है। दैट मीन्स बच्चा अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा। अगर उसे कोई चीज़ हर्ट हुई है, उसे कोई चीज़ बुरी लगी है, तो उसे नहीं पता कि उसको प्रोसेस कैसे करना है। अगर उसे दुख हुआ है, दैट मीन्स उसका रोने का मन कर रहा है, और तो भी उसे नहीं पता कि मुझे जो हर्ट हुआ है उसको मैं प्रोसेस कैसा करूँ, और इसीलिए वो बात बात पे रोने लग जाता है। और ये बहुत कॉमन कंसर्न देखा जाता है छोटे बच्चों से लेकर टीनेजर्स तक। हर किसी ये जो एज ग्रुप की अगर बात करते हैं, चाइल्डहुड टू टीनेज वाला जो ग्रुप है, उनमें ये बिहेवियरल कंसर्न बहुत देखने को मिलते हैं। और ये किस वजह से होते हैं? क्योंकि बच्चे को अपने इमोशंस रेगुलेट करने नहीं आ रहे। ठीक है, दूसरा जो मेजर पॉइंट है वो है सोशल प्रॉब्लम। सोशल एक चीज प्रॉब्लम किरण, मैं आई एम सो सॉरी, मैं आपको बीच में ब्रेक कर रही हूँ आपके टॉपिक को। बट एक चीज हम ये भी देखते हैं कि इमोशन रेगुलेशन इवन पेरेंट्स में भी ठीक तरीके से नहीं है। उन्हें भी ठीक तरीके से सिखाया ही नहीं है। अपनी इंडियन प्रैक्टिस में बहुत कम है कि हम खुद के बिहेवियरल कंसर्न्स उसको ठीक तरीके से एड्रेस करें। आप देख सकते हैं कि हर किसी के घर में कोई ना कोई इशू मिलता है कि उनके घर में ये रहता है कि भाई हमारे इस बच्चे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, या फिर हमारा बच्चा जिद्दी बहुत है, या फिर मेरी मम्मी को गुस्सा बहुत आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये कंसर्न है, ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं, ये पेरेंट्स में भी है। और हम क्या कर रहे हैं, वो जो गलती हमने हमारे पेरेंट्स ने की थी वो खुद हम करते जा रहे हैं हमारे बच्चों के साथ में। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में अवेयर नहीं है। सो इवेंचुअली ये जो आज का टॉपिक है वो आपके बच्चों के लिए तो हेल्पफुल है ही, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचे तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। डेफिनेटली, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि चिल्ड्रन नहीं, हम यहाँ पे इंडिविजुअल बोलेंगे। किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, कोई भी इंसान हो, इंडिविजुअल्स जो हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, और ये देखा भी जाता है कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसका सोर्स कहीं ना कहीं, इसलिए जो पेरेंटिंग मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि पेरेंटिंग जो है कोर है किसी भी बच्चे की लाइफ का या फिर किसी इंडिविजुअल की लाइफ का। तो पेरेंटिंग के ऊपर काम करने का पर्पस ही ये है कि हम पहले खुद के ऊपर काम करें, ताकि हम अपने बच्चों के ऊपर काम कर सकें। तो आज का ये जो टॉपिक है ना, ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें हम चाहते हैं कि आप सभी अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि आपके जो प्रेजेंट सिनेरियोज हैं, आप किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। कहीं आपका जो ईक्यू लेवल्स है, आपकी जो इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो किस तरीके की है, क्या आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं नहीं है। आप एक बार इस
वेबिनार के थ्रू आउट ड्यूरेशन में इस बात पे रिफ्लेक्ट करते रहें साथ साथ में, ताकि हम खुद के ऊपर तो काम करना स्टार्ट कर सकें। तो हम जो बात कर रहे थे कि कब हम नोटिस कर सकते हैं, या फिर किसी का अगर इमोशनल जो हम बात करते हैं, इमोशनल क्वेश्चन है, ईक्यू की जो बात करते हैं, अगर वो लो है, कम है, अगर वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो पहली चीज़ तो देखने को मिलती है बिहेवियरल इश्यूज। जैसा कि मानसी मैम ने बोला, बिहेवियरल इश्यूज हमें सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी देखने को मिलते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं बहुत जल्दी अपना जो शॉर्ट टेम्पर्ड जिसको अपन बोलते हैं, तो बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली गुस्सा हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, हर बात पे उनको भी बुरा लगता रहता है। तो वो रीज़न यही है कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को। दूसरा जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो सोशल प्रॉब्लम्स है। सोशल प्रॉब्लम्स का मतलब है कि अगर हम अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जो रिलेशनशिप्स होंगे, चाहे वो हमारे फैमिली रिलेशन्स हो, चाहे हमारे प्रोफेशनल रिलेशन्स हो, चाहे हमारे सोसाइटी में रिलेशन्स हो, कोई भी रिलेशन जो हमारे होंगे, जहाँ पे भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरों के साथ में, उस इंटरेक्शन के ड्यूरेशन में वो बहुत हेल्दी इंटरेक्शंस नहीं हो पाते। क्यों? अगर मान लो मैं बहुत जल्दी गुस्सा करती हूँ, तो क्या आप बात करना पसंद करेंगे मेरे से? या कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी गुस्सा करता है, या फिर बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत जल्दी बुरा मान जाता है किसी बात का। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, आप ये बताइए, क्या आप किसी ऐसे इंसान के ज़्यादा क्लोज रह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, या तो जो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, या फिर बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, या फिर बहुत अग्रेसिव है, या फिर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, बहुत फास्ट डिसीजंस लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्विकली चीज़ों पे डिसाइड करते हैं? तो आप मुझे बताइए, यस नो या किसी भी फॉर्म में आप बता सकते हैं कि क्या आप ऐसे किसी इंसान के साथ में क्लोज रिलेशंस में रह सकते हैं क्या? नो। मोस्टली पेरेंट्स का आंसर है नो। क्यों? क्योंकि वो रिलेशंस हेल्दी है ही नहीं वहाँ पे। चाहे एक इंसान को या दोनों को प्रॉब्लम होगी कि बहुत फ्रीक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहेंगे, वो रिलेशंस मेंटेन करना ही अपने आप में एक चैलेंज हो जाएगा कि बहुत एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, हर बात पे मनाना रुकना, ये रहता है। तो क्यों? क्योंकि इमोशंस को रेगुलेट नहीं करना आ रहा उस इंसान को। अब जो दूसरी दूसरा, चीज हमें देखने, हाँ बताइए एक चीज मंशा। इसमें ये है कि अगर सामने वाला बहुत सेंसिटिव है और वो हर छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता है या फिर बहुत सेंसिटिव है, दिल पे ले लेता है छोटी बातों को, और अगर हम उसके साथ नहीं रह पा रहे, दैट मीन्स हमारा ईक्यू भी कम है। हम भी ठीक तरीके से हमारे इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, हम सामने वाले के इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे। तो दिस नेवर गोज वन वे, दिस ऑलवेज गो बोथ द वेज, वो दोनों ही तरफ से चलता है। वो हेल्दी हमारे लिए भी नहीं है अगर हम उस इंसान के साथ में नहीं रह पा रहे। सपोजिटली वो इंसान आपका लाइफ पार्टनर हो तो, राइट, या फिर डेफिनेटली बच्चे भी सपोजिटली होते वो हैं। आपका खुद का बच्चा हो तो इसीलिए इमोशन रेगुलेशन जरूरी है कि अगर सामने वाला सेंसिटिव है तो उसको कैसे समझा के वो सेंसिटिविटी उसकी कम करना और उसको सही इमोशंस फील करवाना, दैट ऑल्सो कम्स अंडर इमोशनल रेगुलेशन। डेफिनेटली, बिकॉज हम ये हेल्दी रिलेशंस की बात कर रहे हैं, हम इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए, मैं और हिमांशी मैम है, हम किसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं, और शी इज़ गोइंग थ्रू सम फेज और समथिंग, ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन है, ऐसे में मैं अगर ऐसे जज करूं कि अरे ये क्या बात है, ये तो बात बात पे सेंसिटिव हो रही है, बात बात पे इसको बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है और परेशान हो रही है, मेरे को नहीं बात करनी तो उस सिचुएशन में यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करता है कि मैं भी इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, या फिर मैं भी इतनी समझ नहीं पा रही हूँ, कि हो सकता है कि शायद वो किसी प्रॉब्लम से जा रही हो सकता है कि वो इस टाइम पे कुछ उसके पर्सनल इश्यूज हो जिसकी वजह से वो परेशान हो, और मैंने डायरेक्ट जज कर लिया। दैट मीन्स कि मेरे को भी कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत है खुद पे, अगर मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो।
चाहे वो फिर हमारे कलीग्स हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे पेरेंट्स हो, या फिर हमारे बच्चे हो, या फिर हमारे पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये चीज़ें थोड़ी सी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है एकेडमिक्स। जो बच्चे अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, उनका एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। रिसेंटली आई वॉज रीडिंग अ बुक, और उसमें ऐसा दिखाया था कि 75% एकेडमिक्स इफेक्ट होती है ईक्यू से। हमारी जो 75% एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट हो रही है हमारी इमोशनल क्वेश्चन से, कि हमारा इमोशनल क्वेश्चन कितना है, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ, अगर मैं अपने आप को रेगुलेट कर पा रही हूँ, तो मैं मोटिवेटेड भी रहूँगी। मुझे हमेशा, मान लो एक टेस्ट हुआ और उसके अंदर मेरे मार्क्स नहीं है, जनरली मेरे 9-10 इतने आते हैं आउट ऑफ 10, बट किसी रीज़न की वजह से आई हैव स्कोर्ड 5। तो ऐसा नहीं होगा, अगर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि मैं गिव अप कर दूंगी, या फिर नेक्स्ट जो मेरी एग्ज़ाम होगा उसके लिए प्रिपेयर नहीं करूँगी। आई विल बी एबल टू कॉन्कर, एंड आई विल बी एबल टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्ज़ाम, और मैं उसके लिए प्रिपेयर भी कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैं इमोशनल को, मेरे इमोशंस को रेगुलेट कर पा रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों की अगर हम बात करते हैं, उसका एकेडमिक्स में बहुत इफेक्ट देखा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। फिर दूसरी जो मेजर चीज़ आती है वो आती है हेल्थ के ऊपर। हेल्थ में दोनों चीज़ें आएगी, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। दोनों के ऊपर इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हूँ, जिसका मतलब होता है अगर मैं अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रही, समझ नहीं पा रही हूँ, उनको चैनलाइज नहीं कर पा रही हूँ, रिजॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, तो उस सिचुएशन में मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि मैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करूँ। फॉर एग्जांपल, कि जब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जो इमोशनल रेगुलेशन है उससे कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा लेवल पे। और इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ईक्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें, उससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही रिजॉल्व हो जाती हैं। तो जो पहली चीज़ है पुअर डिसीजन मेकिंग, कि अगर मैं, मुझे नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है एट प्रेजेंट, किसी ने कुछ बात बोली और मेरा इंस्टेंट रिएक्शन था कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और मैंने ये बोल दिया कि आज के बाद मैं इस इंसान से बात नहीं करूँगा। ठीक है, ये मेरा इंस्टेंट डिसीजन था। इंस्टेंट मैंने उस गुस्से के अंडर के डिसीजन लिया। ठीक है, बिना सोचे समझे कि उस इंसान ने मुझे बात क्यों बोली, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है वो बात सही भी हो, मैंने सिर्फ मुझे बुरा लगा उस पर ध्यान दिया। तो कई बार हम, हो सकता है मैं उस इंसान को कुछ बुरा भला भी कह दूं, ये भी पॉसिबिलिटी है, हम गुस्से में ऐसा कर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मेरे इमोशंस रेगुलेट नहीं हो पा रहे, तो बहुत ज़्यादा आई एम हाईली ऑन रिस्क टू मेक पुअर डिसीजंस, कि मैं गलत डिसीजंस बनाऊं। दूसरा होता है डिफिकल्टी इन कोपिंग विद स्ट्रेस। अगर मुझे किसी भी बात को स्ट्रेस होता है, जो कि जनरली डे टू डे लाइफ में हम स्ट्रेस फील करते हैं, चाहे वो, अगर बच्चों की बात करें तो एग्जाम्स का हो, रिजल्ट्स का हो, या फिर अगर अपन पेरेंट्स की बात करें तो बच्चों के रिजल्ट्स, बच्चों के एग्जाम, खुद की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस की टेंशन, ये इधर उधर घर की टेंशन, फाइनेंसेस की टेंशन, इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास चलती हैं। तो डे टू डे लाइफ में हमारे साथ बहुत सारे हमारे सामने स्ट्रेसर्स होते हैं, और क्या हम उस स्ट्रेस से कोप कर पा रहे हैं? कोप करने का मतलब है क्या हम उससे डील कर पा रहे हैं, क्या हम बाउंस बैक कर पा रहे हैं उन चीज़ों से और उनको मैनेज कर पा रहे हैं। अगर हमारे इमोशंस रेगुलेटेड हैं, अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, तो हम बहुत आसानी से कर पाते हैं कोप स्ट्रेस के साथ में। बट अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, और वो जो स्ट्रेस है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। प्रोलॉन्ग का मतलब है क्रॉनिक स्ट्रेस, जिसको अपन बात करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक रह जाता है। एक कोई बात हुई थी, उसको रिजॉल्व करने की बजाय वो फिर कंटिन्यू रहती है, बहुत सारे दिनों तक चलती रहती है वही एक ही प्रॉब्लम, और हम उसको सॉल्व कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम, हमारी जो कोपिंग है उसमें प्रॉब्लम है, हम स्ट्रेस से कोप ही नहीं कर पा रहे, डिफिकल्टी होती है, बहुत ओवरवेलमिंग फील होता है, बिकॉज हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रेगुलेट नहीं कर पा रहे, इस वजह से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है एक ऐसे इंडिविजुअल में, चाहे वो बच्चा हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो,
किसी भी इंडिविजुअल में ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ लो ईक्यू। इन द केस ऑफ कि अगर कोई भी इंसान अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है तो ये सारी चीज़ें हमें नोटिस करने को मिलती है। इसके साथ में ये है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फैमिली डायनेमिक्स एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। फैमिली डायनेमिक्स की हमने बात करी थी, रिलेशनशिप्स की बात करी कि अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है तो हमारी लड़ाइयाँ होती है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ पे चाहे हम बात करें सास बहू की, चाहे हम बात करें पार्टनर्स की, चाहे हम बात करें भाई भाई की, भाई बहन की, फैमिली में किसी भी डायनेमिक की अपन बात करें तो फैमिली रिलेशंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है अगर हम इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो। और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अगर आज मैं अपने इमोशंस की वजह से कुछ चैलेंज फेस कर रही हूँ तो हो सकता है कि इन फ्यूचर मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिले, इन फ्यूचर मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़े। और अगर बच्चों की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं बच्चे इन सब चीज़ों के लिए। अगर आज हम उन्हें उनके इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं सिखाएंगे तो वो फ्यूचर में जाके फिर वैसे ही अडल्ट बनेंगे जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होंगे, जिनको बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशंस नहीं होंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करें। इसीलिए आज हम इस चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं। सो एक बार हम अब वो पॉइंट्स कवर अप कर लेते हैं जो कि हमें बताते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस की बच्चों की लाइफ। तो देखो, अभी तक जो हमने देखे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से मेरी क्या क्या लाइफ की चीजें इफेक्ट हो सकती हैं, तो अगर हम देखें कि चाहे वो फैमिली की बात हो, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे लाइफ में सक्सेस की बात हो, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, राइट? फैमिली रिलेशंस हो गए, पर्सनल रिलेशनशिप हो गए, सक्सेस हो गई। लेकिन ये सारी चीजें जिन जो प्रॉब्लमेटिक हैं फिलहाल, वो सही हो सकती हैं अगर ठीक तरीके से बच्चा इमोशनल इंटेलिजेंट है तो, अगर उसका ईक्यू डेवलप्ड है तो आज का जो आगे का वेबिनार है उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन चीजों को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो मैं फटाफट से एक बार ये कुछ पॉइंट्स कवर कर देती हूँ ताकि हम सॉल्यूशंस वाले पॉइंट पे ज्यादा टाइम कवर कर सकें। सो फर्स्ट इज इम्प्रूव्ड सोशल रिलेशनशिप्स, कि अगर बच्चे का ईक्यू हाई है तो उसकी सोशल रिलेशनशिप्स अच्छी होगी। सोशल रिलेशनशिप्स में हम पर्सनल रिलेशनशिप भी काउंट कर लेते हैं, जैसे कि बच्चे की लव लाइफ अच्छी होगी, या फिर उसके फैमिली पेरेंट्स के साथ में जो टर्म्स हैं, इन लॉज के साथ में जो टर्म्स है वो अच्छे होंगे, फ्रेंड्स के साथ में जो टर्म्स है वो अच्छे होंगे। इनहेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस, हम बच्चे की परफॉर्मेंस में एक हेल्दी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस में, कि भाई बच्चा, जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे के आईक्यू अच्छा हो, लेकिन मैं इमोशनली उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बना सकती हूँ। उसमें अगर वो कैपेबिलिटी है तो उसको चीजों की बेहतर तरीके से मैं उसे प्रिपेयर कर सकती हूँ। थर्ड इज बेटर मेंटल हेल्थ, अगर ईक्यू अच्छा होता है बच्चा खुद के इमोशंस को, दूसरे के इमोशंस को समझ समझ सकता है, उस पे ठीक तरीके से रेगुलेट कर सकता है, तो डेफिनेटली उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। और मेंटल हेल्थ हमारी कनेक्टेड होती है फिजिकल हेल्थ से भी। तो आई वुड लाइक टू कवर कि हाँ, उसकी फिजिकल हेल्थ पे भी एक पॉजिटिव इम्पेक्ट रहेगा। देन इंक्रीज्ड एम्पैथी, एम्पैथेटिक बनना तो यूर इंटरनेशनल स्कूल की एक स्किल है जो कि हम हर बच्चे को सिखाना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल स्किल दैट मेक्स अस ह्यूमन बीइंग, राइट? कि हमें एक तरीके से ह्यूमन होने का एहसास एम्पैथी दिलाती है। तो ऑब्वियसली अगर किसी बच्चे का ईक्यू हाई है तो इसकी एम्पैथी भी हाई होगी। अगेन कम्स विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो अगर हम देखते हैं, हम कोई भी वेबिनार लेते हैं उसमें हम ये चीज जरूर कवर करते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखिए। तो क्या आप इस चीज को पकड़ पा रहे हैं कि कम्युनिकेशन कितना जरूरी हो सकता है हमारी लाइफ में, और हो क्या सकता है, जरूरी है इन एक्चुअल। अगर जो ये पॉइंट्स हैं इनको ठीक तरीके से मैं ही आपके साथ में कम्युनिकेट ना कर पाऊँ तो ऑब्वियसली वो एसेंस पूरा चला गया ना इस वेबिनार का। सेम गोज विद आवर रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है तो बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स अच्छी होंगी, दैट मीन्स उसकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी अच्छी होगी। और मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाली स्लाइड्स में हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे बच्चे में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक डाल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डाल सकते हैं।
कि उसको बच्चे को कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना आए। सेल्फ रेगुलेशन बच्चे का अच्छा होगा, बच्चे में एक रेजिलियंस कैपेसिटी होगी। दैट मीन्स बच्चा अगर कोई भी चैलेंज उसके सामने थ्रो किया जाए तो बच्चा उस चैलेंज को ठीक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से ओवरकम करने की एबिलिटी रखता हो। चाहे वो चैलेंज बच्चे की कैपेबिलिटी से बाहर हो, बच्चा उसमें डिमोटिवेटेड फील नहीं करेगा। बच्चे को बाउंस बैक करना आएगा कि मुझे अगर मैं खुद के पैरों पे वापस खड़ा कैसे हो सकता हूँ, ये बच्चे को आ जाएगा। अगेन देन increases leadership abilities and life satisfaction of an individual as well. Am I audible now? Yes, you are audible. सो अभी बहुत सारे पेरेंट्स का ये चैट बॉक्स के अंदर ये क्वेरी आ रही थी, क्वेश्चन आ रहा था कि हम ईक्यू को इन्हेंस कैसे करें। तो हियर इट कम्स। अब हम फाइनली बात करते हैं। हमने बात करी कि ईक्यू लो होने की वजह से क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, और अगर हमें ज़रूरत ही क्यों है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ईक्यू है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत क्यों है। वही मानसी मैम ने अभी पॉइंट्स बताए अच्छे से आपको सारे, कि इन इन चीज़ों की वजह से, और इस काम के लिए जैसे लीडरशिप है उसके लिए हमें कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, उनके लिए हमें ईक्यू के ऊपर काम करना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि हम इन्हेंस कर कैसे सकते हैं, एक बहुत कॉमन चीज़ जो हम हर बार हर वेबिनार के अंदर बताते हैं, क्योंकि हमारे मोस्टली वेबिनार किसी न किसी कंसर्न से रिलेटेड होते हैं कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, चाहे वो स्टबर्ननेस को ले लो, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम को ले लो। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आपको कुछ टेक्निक्स बताएं जिससे कि आप उसको रिजॉल्व कर सको। तो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हम हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि मॉडलिंग जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो बच्चा है, जो बात मैं बोलती हूँ कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस सांचे में ढालेंगे उसी में ढल जाएंगे। वो बात इसलिए बोली जाती है क्योंकि बच्चे हैं वो हमें देख के सीखते हैं, चाहे वो कोई बिहेवियर हो, चाहे वो किसी भी तरीके का पैटर्न हो, वो हमें ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो अगर हम बच्चे में कोई पर्टिकुलर चीज़ उसको सिखाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो चीज़ हम उन्हें शो करें, हम उन्हें दिखाएं, वो चीज़ उनके सामने प्रेजेंट करें, वो बिहेवियर जो हम उनमें देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली जो तरीका है इन्हेंस करने का, वो है मॉडल इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस को शो करो बच्चों में। अब उसका मतलब है कि जब भी आप सोसाइटी में डील कर रहे हो, जब भी दूसरे लोगों के साथ में डील कर रहे हो, तो जो एम्पैथी है वो बच्चे को दिखनी चाहिए। मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए हो और आप पेमेंट वाली जगह पे हैं, और उस पे टाइम लग रहा है, जो कैशियर है उसको टाइम लग रहा है पेमेंट प्रोसेस करने में, और वहीं पे आप गुस्सा करने लग जाते हो सकता है कि उसका सिस्टम नहीं चल रहा, हो सकता है कि उसकी बिलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और वहीं पे आप गुस्सा करने लग जाओ, तो आपका बच्चा जो आपके पास में खड़ा है वो आपको देख रहा है। वो देखेगा कि वो क्या सीखेगा कि शॉर्ट टेम्पर्ड जो एग्रेसिव नेचर है वो सीखेगा। इसके बजाय आप वहाँ पे ये भी प्रेजेंट कर सकते हो कि आप कैशियर से पूछ सकते हो कि कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट वेट कर लूंगा, आप अपने किसी दूसरे को बुला के हेल्प ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल वेट। इससे क्या हुआ कि आपने उस कैशियर की जो प्रॉब्लम थी उसको समझा, और उस वो जो हो सकता है आप नोटिस भी करो कि वो हड़बड़ा रहा होगा या फिर वो परेशान हो रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपने अपने बच्चे के सामने एग्जांपल सेट किया कि जो काम करे हो सकता है उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हो, तो वी शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये जो मॉडलिंग इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये यहाँ पे इस तरीके से हम बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू सिखा सकते हैं। दूसरा आते हैं लेबल इमोशंस। अब जो बच्चों के साथ में जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा इमोशन क्या है उसमें। तो वो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि बच्चे एक ही इमोशंस का जो लेबल है, जैसे मान लीजिए सैडनेस जो है, उसी में सारी चीज़ों को पुट कर देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप बच्चे से थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है। अगर बच्चे को डेफिनेटली स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी तो आप लेबल करें। लेबल करने का मतलब होता है
आप नाम दें इमोशंस को। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे को हर्ट हुआ है तो आप उसको सिखाएं कि अच्छा उस किसी दूसरे बच्चे ने आपको ये बोला, दैट मीन्स यू आर फीलिंग हर्ट। तो इससे बच्चे को इमोशंस के बीच में डिफरेंशिएट करना आएगा। वो इमोशंस को अलग अलग समझ पाएगा कि अच्छा ये हर्ट करना हुआ, ये सैड हुआ, ये हैप्पी हुआ। लेबल करना सिखाना है कि ये इमोशंस ये वाला है, ये वाला इमोशन ये है, हैप्पी है, सैड है, हर्ट है, ये कौन सा इमोशन क्या है, लेबल करना सिखाना। वैलिडेट फीलिंग्स। फीलिंग्स को वैलिडेट करने का मतलब है, कई बार हम बच्चों को जाने अनजाने में जब भी वो हमारे साथ में अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने बहुत छोटा सा सेंटेंस था, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, सब लोग यूज करते हैं। यहाँ क्या कर दिया हमने, उसको प्रोसेस ही नहीं होने दिया। हमने सप्रेस करना सिखा दिया बच्चे को कि अगर आपको हर्ट हो रहा है, बुरा लग रहा है, या फिर आपको दर्द हो रहा है, परेशान हो रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ हुआ ही नहीं है। इसका मतलब है हम उसकी फीलिंग्स को इनवैलिड बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए, हम ये मैसेज दे रहे हैं इनडायरेक्टली। बट इंस्टेड ऑफ दिस वी शुड प्रैक्टिस कि हम बच्चे को कम्युनिकेट करें। जो हिमांशी मैम ने अभी बात बोली थी कम्युनिकेशन वाली, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है कम्युनिकेशन। हम उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें कि हाँ आपको जो फील हो रहा है वो वैलिड है, आपकी जगह अगर मैं होता तो शायद मुझे भी ऐसा ही फील होता। तो बच्चे को लगेगा कि हाँ मैं गलत नहीं हूँ और मैं जो फील कर रहा हूँ वो नेचुरल है। उसको ये नहीं लगेगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर मुझे ही हो रहा है बाकी किसी को नहीं होता। कई बार ये फीलिंग आ जाती है बच्चों में कि शायद मेरी जगह कोई और होगा तो उसको नहीं होगा, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो हमें वैलिड प्रूव करना है उनकी फीलिंग्स को कि आपको ऐसा फील हो रहा है, वो जनरली सबको होता है और इसमें कुछ गलत नहीं है। आपकी जगह अगर मैं हूँ तो मुझे भी शायद हर्ट हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। दैट मीन्स हम उनकी फीलिंग्स को वैलिड बता रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है अगर उसका इमोशनल क्वेश्चन हाई है। तो अब हमें बच्चे को यहाँ पे गाइड करना है कि उसे एक स्टेप है जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ। बच्चे को ये चीजें सोचना हमें सिखाना है। बच्चे को पहले तो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है। अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है तो बच्चा उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकता है, उस पे काम नहीं कर सकता है। अगर बच्चे को प्रॉब्लम पता है तो वो उसको एड्रेस कर सकता है। और अगर बच्चे ने एक बार आपके सामने प्रॉब्लम एड्रेस कर दी, तो यूजुअली होता है ना, एक छोटा बच्चा है जैसे कि 1.5 साल या 2 साल का बच्चा है और सपोजिटली उसका पेट दुख रहा है। अब बच्चा आपको बता नहीं पा रहा है कि मेरा पेट दुख रहा है, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है ना। कंटिन्यूअसली बच्चा रो रहा है, उसे चुप कैसे कराएं, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा परेशान हो रहा है, उसका सोल्यूशन क्या दे। हमें सोल्यूशन नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होती है। तो हमें सबसे पहले क्या करवाना है कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम एड्रेस कर सके। दैट मीन्स बच्चा अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, हमें वो सिखाना है। दूसरा, जब बच्चा एक बार उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके और आपके सामने पुट करे, तो हमें बच्चे से ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं कि उसका दिमाग सोल्यूशन ओरिएंटेड बने। दैट मीन्स कि वो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस ढूंढे। फॉर एग्जाम्पल कि अभी 12th ग्रेड में मेरा कजन पास, उसने 12th ग्रेड करी है और उसने सीयूईटी का एग्जाम दिया है। ऑल्दो सीयूईटी का एग्जाम अपनी तरफ है, लेकिन अगर उसे सही आगे जो कोर्स है वो परस्यू करना है तो उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या कोर्स परस्यू करना है। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछे कि अच्छा, आपके पास बायो है, तो बायो में आपके पास क्या सोच रहे हो, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं? अच्छा, आप साथ में कुछ ऐसे फार्मेसी का सोच रहे हो, रेडियोलॉजिस्ट का सोच रहे हो, या फिर आपको नीट ही क्लियर करना है? अच्छा, नीट अगर क्लियर करना है तो उसमें आपको कितने साल लगेंगे पढ़ाई करने के लिए, क्या क्या सिलेबस होगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो उसके सोल्यूशंस ढूंढ रहा है और उसके आउटकम्स को इवेल्युएट कर रहा है कि भाई अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे नीट क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इतने साल पढ़ने में लग जाएंगे। दैट मीन्स एक पूरी कैलकुलेशन उसके सामने आ गई कि भाई ये मेरा रास्ता हो सकता है जिस पे मैं चल सकता हूँ। चलना है नहीं, जिस पे मैं चल सकता हूँ।
ऐसे ही उसके पास और 3 रास्ते होंगे और फिर उनमें से वो एक चूज करेगा। इसे बोलते हैं बेटर डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे 2 चीजें कवर हो गई हैं। पहला कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक उसको सिखा दी, दूसरा आपने उसको बेटर डिसीजन मेकिंग सिखा दिया। थर्ड, वी हैव टू एनकरेज एम्पथी। अब जैसे ही किरण मैम ने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी मार्ट में गए हैं और बिलिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि हमारा टास्क है कि वो बिल हमें फटाफट हमारा बिल हो जाए ताकि हम घर जल्दी जा सके। लेकिन ये सेम टास्क कैशियर का भी तो है। उसका भी तो ये मोटिव है कि मैं फटाफट जितने कस्टमर हो रहे हैं उतने मैं कस्टमर को बिल जो है वो दे दूं ताकि मैं भी मेरा टास्क आज का है वो कंप्लीट कर लूं। राइट। तो हमें ये चीज उस टाइम समझ में क्यों नहीं आती है जब हम उस बिल काउंटर पे खड़े होते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में उस टाइम गुस्सा बहुत ज्यादा होता है और हम एम्पैथेटिक नहीं हो पाते। और वो इस तरीके से क्योंकि हमने इमोशंस को ठीक तरीके से रेगुलेट नहीं किया। क्योंकि ऑब्वियसली कैशियर भी नहीं चाहेगा ना कि आप पूरी रात उस मार्ट में खड़े रहें और कैशियर भी आपके साथ में खड़ा रहे। वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं, उसे भी घर जाना है। राइट। तो वो काम तो दोनों तरफ से ही होना है। तो यहाँ पे एम्पैथी इस तरीके से हम ला सकते हैं कि हमें एम्पैथेटिकली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, सामने वाले की सिचुएशन को भी हमें समझना चाहिए। एंड देन प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि अगेन ये आप कैसे कर सकते हैं? आप रोल प्ले के थ्रू कर सकते हैं। और हम आगे आने वाली टेक्निक्स जो हमने स्लाइड्स रखी उसमें हम रोल प्ले की पूरी टेक्निक को डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम आगे कवर करेंगे। तो So अभी now let's have some self-regulation activities. So Kiran ma'am is going to start with the activity and she is going to help you understand कि कैसे आप सेल्फ रेगुलेशन जो है वो खुद भी अडॉप्ट कर सकते हैं और छोटे से लेके बड़े बच्चों में सब में आप इमोशन रेगुलेशन कैसे एनहेंस कर सकते हैं। तो जो इमोशन रेगुलेशन की हम बात करते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे इमोशंस को पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि कौन से इमोशंस हैं, हम अभी एट प्रेजेंट क्या फील कर रहे हैं, कौन सा इमोशन हम फील कर रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। फिर हम उसको कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इमोशन रेगुलेशन में आती है। तो जो सबसे पहली हमारी एक्टिविटी है, एक सिंपल सी एक्टिविटी हमने यहाँ पे रखी है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, आपके और आपके बच्चे के लिए। करना क्या है, आपको किसी पेपर के ऊपर एक थर्मोमीटर ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा यहाँ पे थर्मोमीटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप देख पा रहे होंगे। एट बॉटम इट इज ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। इस तरीके से आपको सेक्शंस डिवाइड करने थर्मामीटर ड्रॉ करके। ठीक है, अब यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, अपने बच्चे को और आप खुद दोनों ये एक्टिविटी साथ में बैठ के करें। आप दोनों एक एक पेपर लें, उसके ऊपर थर्मामीटर ड्रॉ करें, थोड़ा बड़ा साइज का पेपर ले सकते हैं। अब आपको ये जो ग्रीन है उसका मतलब है काम, काम का मतलब बहुत ही शांत और बहुत ही स्टेबल जो सिचुएशन है वो वाली। फिर येलो का मतलब है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बट हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा सा परेशान हूँ, थोड़ा सा स्लाइटली अपसेट जिसको अपन बोलते हैं, वो थोड़ा सा अपसेट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑरेंज की, तो थोड़ा ज़्यादा अपसेट, और जब रेड पे आते हैं तो वेरी अपसेट। ठीक है, जैसा अपन आप एक बार अपने आप को इमेजिन करें कि कब आप बहुत ज़्यादा शांत होते हैं तो आपको कैसा फील होता है, तो उसको हम ग्रीन पे रख रहे हैं। फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, और रेड का मतलब है हाईली अपसेट। हाईली अपसेट का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। हम रेड को, जो गुस्से को हम कभी रिप्रेजेंट करना होता है तो रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फ्लेम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये थर्मामीटर बना के अब आपको अपने बच्चे को और खुद को टास्क देना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ये फील करवाती है। ग्रीन आप कब फील करते हैं और रेड कब फील करते हैं, ऑरेंज और येलो पे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पर्टिकुलरली ये फील करवाती है। गुस्सा क्या चीजें दिलवाती है, बहुत ज्यादा वेरी अपसेट क्या चीजें फील करवाती है, वो लिखनी है रेड के आगे एरो करके, वो सारी चीजें मेंशन करनी है। ग्रीन के आगे एरो करके वो सारी चीजें मेंशन करनी है जो आपको काम फील करवाती है। अगर उससे थोड़ा फ्लक्चुएशन है, थोड़ी काम बट नॉट वेरी मच अपसेट, तो वो येलो वाले पे एरो करके लिखना है।
फिर रेड से थोड़ा नीचे वाला जो लेवल होता है, वो चीजें जो आपको थोड़ा ज्यादा अपसेट फील करवाती है बट बहुत गुस्सा नहीं आता, वो सारी चीजें ऑरेंज वाले पे एरो करके लिखनी है। ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी अपने ट्रिगर्स को ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में कि कौन कौन सी चीजें मुझे कैसा फील करवाती है, कौन कौन सी चीजें मुझे गुस्सा दिला सकती है, कौन कौन सी चीजें मुझे काम कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको डेफिनेटली इन छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ में प्रैक्टिस करें। तो अनदर एक्सरसाइज इज रोल प्ले सिनेरियोस। इससे हम जो कम्युनिकेशन है वो भी पॉजिटिव कर सकते हैं, और इस एक्सरसाइज की हेल्प से हम बच्चे को एक नया आउटलुक दे सकते हैं, नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। रोल प्ले का क्या मतलब है कि हमें यहाँ पे बच्चे को ये सिखाना है कि मैं एक टेक्निक शेयर करती हूँ जो कि हम काउंसलिंग में भी काम में लेते हैं। यूजुअली जैसे कि बच्चा है और उसके मन में ग्रजेस है अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसे इमोशंस है जो कि नेगेटिव है अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स। और वो सिचुएशन इसलिए पैदा हुई है कि ना तो बच्चा पेरेंट्स को समझ पाया है, और बच्चे ने भी ठीक तरीके, ना तो बच्चा पेरेंट्स को समझ पाया है और पेरेंट्स ने भी ठीक तरीके से बच्चे की बात को रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसे कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जिसकी ऊपर वो रिलाय कर सके और सिचुएशन को समझ सके। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि बच्चे को रोल प्ले करवाते हैं कि जस्ट इमेजिन बेटा कि आपके सामने आपके फादर बैठे हुए हैं, और आपको जो भी फील हो रहा है आप ये सोचो कि आप अपने फादर को बोल रहे हो। तो बच्चा अपने मन की बात जो है वो सारी अपने फादर के सामने रखता है, और फिर हम बोलते हैं कि आप अब उस चेयर पे बैठो और अपने फादर की तरह सोचो कि आपके फादर होते तो इस चीज पे क्या रिप्लाई करते, उनके मन में क्या बातें चलती। तो इस तरीके से बच्चा सोच पा रहा है कि अच्छा मेरे फादर मेरे लिए कंसर्न्ड है, मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए मेरे फादर ने एक XYZ तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। ओके, सो दिस वाज रोल प्ले। और रोल प्ले आप, अगर बच्चा छोटा है तो आप उसके साथ किसी भी टेक्निक के साथ में जो यहाँ पे मेंशन करी हुई है, जैसे कि बोर्ड गेम हो गया, आर्ट सप्लाईज की हेल्प से हो गया, या फिर अगर क्लासरूम में उसका किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो भी आप रोल प्ले का काम में ले सकते हैं। और जो छोटी छोटी फ्रेंड्स के बीच का जो एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं छोटे बच्चे के मन में कि उसने मेरी पेंसिल ले ली, तो उसी स्टेज से हम सिखा सकते हैं कि अच्छा उसने पेंसिल ली है, फिर आपने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, अच्छा कहीं गलती से तो आपकी पेंसिल नहीं ले ली। तो इस तरीके से बच्चा सोच पाता है कि अच्छा ठीक है क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं, बच्चा इससे एम्पैथेटिक भी बनता है। सो यू कैन यूज सच टेक्निक टू, छोटे बच्चों से लेके इवन टीनेजर्स तक यू कैन यूज दिस टेक्निक। डेफिनेटली ये रोल प्ले की जो एक्टिविटी है बहुत ही हेल्पफुल होती है, स्पेशली जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो उसमें दूसरों के इमोशंस को समझ पाने की जो हम बात करते हैं, पुटिंग योर सेल्फ इन अदर पर्सन शू, कि दूसरों के प्लेस पे खुद को रख के देख पाते हैं। तीसरी जो एक्टिविटी है या तीसरा जो तरीका है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक। बेसिकली करना क्या है, आप अपने घर में छोटे छोटे कार्ड्स बना के रख सकते हैं। उन कार्ड्स के ऊपर आप पॉजिटिव सेंटेंस लिखें और उनको स्टोर करके रखें। जैसे या फिर आप ऐसी मैग्नेट्स ला सकते हैं, जैसे हमारे फ्रिज के ऊपर कुछ मैग्नेट्स लगी रहती है, मिरर जो होते हैं उनके ऊपर मैग्नेट्स लगी रहती है। तो ये भी कर सकते हैं कि आप ऐसी कोई पॉजिटिव जो सेंटेंस वाली कोई मैग्नेट्स हो वो अपने घर में लाएं। अब टाइम टू टाइम आप उन सेंटेंसेस के थ्रू सेल्फ टॉक जो है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस करवाएं। और ये जो कार्ड्स हैं या ये जो मैग्नेट्स हैं ये हेल्प कर सकते हैं। जैसे हमें सिंपली ये रहता है ना, अपन किसी गली से जा रहे होते हैं या फिर कहीं पे भी जा रहे होते हैं, तो हमारी आदत होती है चीज़ों को पढ़ने की। कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे हम बहुत बार उसी सेम दुकान का नाम बहुत बार पढ़ रहे हो, लेकिन हमारी आदत होती है उसे एक बार रीड आउट करने की। ठीक है, तो अगर आपके घर में ऐसे कार्ड्स लगे हुए होंगे, ऐसी मैग्नेट लगी हुई होंगी, तो जब भी आप उनके आसपास से निकलोगे डेफिनेटली आपकी एक नज़र तो उस पर जाएगी जाएगी, आपके बच्चे की भी जाएगी। तो कुछ ऐसी फ्रेजेस जैसे आई हैव गॉट दिस, आई एम कंपोज्ड एंड इन चार्ज, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू दिस, आई एम पावरफुल। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं जब वो देखने को मिलते हैं तो ये हेल्पफुल होते हैं बच्चों को एक रेगुलेशन सिखाने में, बच्चों को स्ट्रांग बनाने में, कि उन्हें बार बार हम रिमाइंड करवा रहे होते हैं कि कोई बात नहीं,
आप जिस भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इट इज़ डीलेबल। ये प्रॉब्लम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है और इट विल बी क्योर्ड और इट विल बी रिजॉल्व। ये एक सेंस देता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक का, जब हम खुद से पॉजिटिव बात करते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ये आप एक एक्टिविटी अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कार्ड्स या फिर कुछ पोस्टर्स या फिर कुछ मैग्नेट्स अपने घर में रख सकते हैं, ताकि कंटिन्यू पॉजिटिव सेल्फ टॉक का एक्सपोजर रहे। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सो आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को हेल्प में लिया था और साथ में हमने रोल प्ले भी सीखा था। तो ऐसी सारी टेक्निक्स को कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो अगर उसमें हम यूज करते हैं तो बच्चा जो है कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन से बाहर आ सकता है और वो मोर पॉजिटिव तरीके से सोच सकता है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा कब होता है, जब हम किसी भी चीज को लेके अनकंफर्टेबल हो और हम पीसफुली उस चीज पे नहीं सोच पा रहे हो। एक लेमन टर्म्स में बोलूँ तो कॉन्फ्लिक्ट है मुझे यहाँ पे, राइट। अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो मेरी कम्युनिकेशन लो हो जाएगी, मैं सामने वाले से बात नहीं करूंगी। एंड कॉन्फ्लिक्ट किसी भी चीज में हो सकता है, ये एक रिलेशनशिप है दो पर्सन की, उसके बीच में हो सकता है, ये किन्हीं दो करियर ऑप्शंस को चूज करने में हो सकता है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट तो किसी भी चीज में हो सकता है, ये इंसान के साथ में हो सकता है, किसी मटेरियल के साथ में हो सकता है, किसी डिसीजन के साथ में हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो की थी कि इशू को आइडेंटिफाई करना, फिर उस इशू के पॉसिबल सॉल्यूशंस देखना और फिर हर एक पॉसिबल सॉल्यूशन को इवेल्युएट करना, ये 3 स्टेप याद कर लो कि फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेकंड इज थिंक ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन एंड थर्ड इज इवेल्युएट द पॉसिबल सॉल्यूशन। ये 3 टेक्निक्स हमें काम में लेनी है एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प अस एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो इंसान के साथ में हो, चीज के साथ में हो, सिचुएशन के साथ में हो। लास्टली अब अगर अपन बात करें कि जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है या फिर जो तरीका है हमारी जो इमोशंस को रेगुलेट करने का, वो मैनेज स्ट्रेस। जब भी कोई स्ट्रेस आता है, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आती है जहाँ पे आप अपना कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशंस के ऊपर, आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे और आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, उस सिचुएशन में आप कुछ जो स्ट्रेस मैनेजिंग टेक्निक्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हम सभी जानते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग एक्चुअल में उस सिचुएशन में प्रैक्टिस करते होंगे, जिसे हम बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। हम सब जानते हैं डीप ब्रीदिंग के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली जब भी कोई स्ट्रेस आता है या फिर जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ट्रूली वो लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं। ऐसे कौन कौन लोग हैं जो जेन्युइनली इसको करते हैं, जो जेन्युइनली एक्सरसाइज करते हैं? ये बहुत ही इंस्टेंट सॉल्यूशन होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, कि स्टार्ट काउंटिंग, लाइक बैकवर्ड काउंटिंग आप कर सकते हो और अपनी जो ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग का मतलब होता है बहुत गहरी सांस लेना, छोड़ना, और कुछ टाइम पीरियड के साथ में आप उसको कंट्रोल करते हो। माइंडफुलनेस का मतलब होता है खुद को आप प्रेजेंट, जो भी आप जहाँ पे भी हो, एट प्रेजेंट, एट करंट टाइम्स, वहाँ पे महसूस करना कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे आसपास क्या चीज़ें हैं, क्या चल रहा है। माइंडफुल होना, अवेयर होना एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और इसके अलावा आप स्ट्रेस को फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू भी मैनेज कर सकते हो, खुद को इंटेंस कर सकते हो, वॉक कर सकते हो या फिर कोई भी जैसे साइकिलिंग कर सकते हो या फिर बच्चों के साथ में खेल सकते हो, बच्चों को एंगेज कर सकते हो खेलने में, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स के अंदर इंडल्ज कर सकते हो, आप खुद को योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है वो आप यूज कर सकते हो स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू। यहाँ पे ये ध्यान रखने की जरूरत है, हर किसी इंडिविजुअल के लिए अलग अलग टेक्निक्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये टेक्निक सारी इफेक्टिव है, बट जैसा होता है ना, मेरे को कोई एक फ्लेवर ज्यादा पसंद आता है, वैसे ही हर इंडिविजुअल के लिए हो सकता है कोई एक चीज ज्यादा अच्छे से काम करती है। तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा वर्क करती है, ताकि हम जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए, जब भी स्ट्रेस आए, तो उस टेक्निक को यूज कर सकें।
वी होप कि ये जो टेक्निक्स हैं ये आपके लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहे और आपकी चीजों को रिजोल्व करने में आपको हेल्प करें। अब राउंड है क्वेश्चन आंसर का। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पुट योर क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स, कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप वो सभी चैट बॉक्स में पुट कर सकते हैं और हम उन चीजों को, उन क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड चैट बॉक्स में आप हमें ये भी बताएं कि आज हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी है, क्या वो आपको कहीं रिलेटेबल लगी है, क्या आपको वो थोड़ा क्लिक किया है, कुछ भी ऐसा कि हाँ ये तो काम की चीज़ है या फिर बेनिफिशियल है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई स्लाइड नहीं समझ में आई हो, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। थर्मोमीटर वाला स्लाइड, ओके। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अपने बच्चे के साथ में और खुद के पार्टनर के साथ में या फिर जिन भी लोग आपके आसपास होते हैं उनके साथ में एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। एक पेपर पे थर्मोमीटर बनाना है, उस थर्मामीटर में सेक्शंस डिवाइड करने। एक बार मैं फिर से आपको वो स्लाइड दिखा देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि थर्मामीटर किस तरीके का आप बना सकते हैं। अलग अलग क्रेयॉन्स यूज कर सकते हैं, उन क्रेयॉन्स की हेल्प से आप थर्मामीटर में कलर्स कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक साइड में थर्मामीटर बना हुआ है। इस थर्मामीटर में हमने क्या करा, अलग अलग कलर के थ्रू सेक्शंस डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब हर सेक्शन का कुछ ना कुछ मीनिंग है। जो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है बहुत अच्छा फील करना, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वेरी काम एंड हैप्पी, ठीक है। और जो ऊपर ही ऊपर रेड है, रेड का मतलब है आई एम फीलिंग वेरी अपसेट और आई एम फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग हर्ट, ये हो सकता है रेड का मतलब, ठीक है। वहीं पे ऑरेंज और येलो को अगर अपन डिफाइन करें तो ऑरेंज का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं है, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं फील कर रहा, बट बहुत रेड भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं फील कर रहा, हैप्पी के पास में ही है। हो सकता है थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहे हो सकता है थोड़ा अनईजी फील कर रहे हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ऑरेंज का मतलब होता है कि थोड़ा अपसेट, स्लाइटली अपसेट, जो हम बोलते हैं ना स्लाइटली, वो अपसेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट भी नहीं है, ठीक है, बट अपसेट वाली फीलिंग है, सैड वाली फीलिंग है। यहाँ पे हम सैड लिख सकते हैं और रेड पे लिख सकते हैं वेरी सैड या फिर वेरी अपसेट, ठीक है। अब इन सारे सेक्शंस के आगे आपको एरो लगा के उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपको ऐसा फील करवाती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन के आगे मैं लिख सकती हूँ नेचर वॉक, क्योंकि जब भी मैं वॉक करती हूँ या फिर जब भी मैं बाहर जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो सकता है। ग्रीन के आगे मैं ये भी लिख सकती हूँ कि मेरी जो नीस है उसके साथ टाइम स्पेंड करना, मेरी जो दीदी की बेटी है उसके साथ टाइम स्पेंड करना मेरे को बहुत अच्छा फील करवाता है। तो आई कैन राइट स्पेंडिंग टाइम विद माई नीस, तो वो मेरे को अच्छा फील करवाता है, ठीक है। वहीं पे अगर रेड पे जाऊं तो हो सकता है कि ये बहुत बर्डन ऑफ वर्क, बर्डन ऑफ वर्क मेरे को स्ट्रेसफुल या वेरी अपसेट फील करवाता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, इस तरीके से आपको डिफाइन करनी है चीज़ें, एरो लगा के वो सारी चीज़ें खुद भी लिखनी है और दूसरे पेज पे अपने बच्चे से लिखवानी है कि उनको कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या फील करवाती है, ठीक है। येलो के ऊपर मैं ये लिख सकती हूँ कि जैसे ट्रैफिक है, ठीक है। ट्रैफिक मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं फील करवाता, बट थोड़ा बुरा फील करवाता है, थोड़ा परेशान करता है। तो हो सकता है मैं उसको ऑरेंज पे लिखूँ कि ट्रैफिक मेक्स मी अपसेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग चीज़ों के नाम लिख लें, आइडेंटिफाई करने ट्रिगर्स जो आपको परेशान करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों के लिए हो सकते हैं कि बच्चे को ये लगे कि व्हेन पीपल टीज मी, कोई बच्चा मेरा मजाक उड़ाता है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो रेड के आगे बच्चा लिख सकता है कि व्हेन समवन टीज मी आई फील एंग्री, ठीक है। तो ये उसको समझ में आ जाएगा कि जब जब ऐसा होता है तो मुझे गुस्सा आता है, ठीक है। और मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा फील करवाता है, तो वो ग्रीन के आगे लिख सकते हो। आई होप कि अभी वो क्लियर हुआ होगा।
आई थिंक हिमांशु मैम ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है. I can move. I think we can move ahead. So, parents, we have made one WhatsApp community where all of you can join us in that community. और उस WhatsApp community में आपके हर एक सवाल को एड्रेस किया जाएगा और हर एक जो क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो भी आप उसमें ड्रॉप कर सकते हैं, जो हमारे हर वेबिनार के आने वाले अपडेट्स हैं, पुराने वेबिनार की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो हैंडआउट्स हैं, पीपीटीज हैं, वो सारे इस व्हाट्सएप कम्युनिटी में ड्रॉप किए जाते हैं. तो यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड यू कैन जॉइन दैट व्हाट्सएप कम्युनिटी. साथ ही चैट बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए. आप अपनी चैट बॉक्स पे जो लिंक प्रोवाइडेड है उस पे क्लिक करके भी वो कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर यूरो फैमिली एज वेल. आई थिंक ऑल दीज पेरेंट्स आर अ पार्ट ऑफ यूरो फैमिली नाउ, और इसीलिए हम आपको ज्वाइन भी आई करवा रहे हैं कि एक बस जुड़े रहने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए, कि आप बातचीत होती रहे तो हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ अब अगली बार ये चीज़ को एड्रेस करना है. हमारे लिए भी थोड़ा ऐसा रहता है, एक बॉन्ड जो हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में. तो आई इट्स द टाइम टू से गुड बाय टू ईच अदर एंड हम आने वाले संडे को एक बार फिर हम एक दूसरे से मिलेंगे, कुछ नई बातें शेयर करेंगे, कुछ सीखेंगे दोनों ही तरफ से. सो आई होप बाय देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जो आज हमने ट्रिक्स एंड टेक्निक शेयर करी हैं, वी होप कि आप उनको यूज में ले और हमें नेक्स्ट वेबिनार में बताएं कि आपने कौन सी टेक्निक यूज में ली है और वो आपको किस तरीके से हेल्पफुल रही है. वी वुड लाइक टू गेट इट नो फ्रॉम यू कि आप वो टेक्निक काम में लें और नेक्स्ट वेबिनार में हमें बताएं. By then, I hope you take care of yourself and your whole family. See you very soon in the upcoming Sunday. Thank you so much प्रियंका for मैम, being here. आपका जो क्वेश्चन है उसकी हम ये जो पीपीटी है ग्रुप में शेयर कर देंगे, और पीपीटी प्लस जो रिकॉर्डिंग है वो भी, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा दोबारा. आई थिंक आपके लिए बेनिफिशियल होगा. So I think we can end the meeting now. Yes, thank you everyone, thank you so much, see you soon.